हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 8वें चैप्टर वैद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक बड़े ही लाजवाब टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझेंगे। और इस टॉपिक की बात करें ना भैया, ये जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, ये जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम बता रहे हैं 3 नंबर में तो हर हाल में पूछा जाएगा। में भी कभी कभार हो सकता है ये 5 नंबर में पूछ लिया जाए, लेकिन ज्यादातर हम इतना कहेंगे कि भैया 100 में 90% संभावना होती कि ये 3 नंबर में ही पूछता है। कभी कभार हो सकता है कि ये 5 नंबर में आ जाए, बाकी तो 3 नंबर वाला टॉपिक है। तो फिर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इतना याद रखना, ठीक है। कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इसमें ऐसे नहीं पूछेगा कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है। अगर पूछेगा कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है और इसमें जितने भी स्पेक्ट्रम हैं उनकी व्याख्या कीजिए, तब आएगा लॉन्ग में। नहीं तो कोई 2 से 3 उठा लेगा। जिसे उठा लेता है कि भाई रेडियो तरंगे, तो ऐसे पूछेगा कि 1 नंबर में भी पूछता है कि रेडियो तरंगे क्या है, इनका एक उपयोग लिखिए। या फिर जैसे कोई और भी पूछ लिया 2 से 3, तो 3 नंबर में आएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट उपयोग है, बस उपयोग ही आपको याद रखना है सब में। चलिए, पहला है कि रेडियो तरंगे। अब देखिए रेडियो तरंगे होती क्या हैं वो समझिए, क्योंकि बहुविकल्पी में भी ये आपके पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों का जो उत्सर्जन है वो आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है, ठीक। यानी ये कहां से, अगर हम बात करें तो ये कहां से उत्सर्जित होते हैं, तो आवेशित कणों के दोलन के कारण इनका उत्सर्जन होता है। और इनकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, 3 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर के 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है। तो याद रखना, बहुत मुश्किल नहीं है कि भाई 3 × 10⁴ से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, बोले तो आवृत्ति होती है। बट बताया ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बच्चों, उपयोग। अब इनका उपयोग कहां पर किया जाता है, ठीक। पहला है कि रेडियो, टेलीविजन प्रसारण और सेल फोन तथा वाईफाई, इन सब में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। अगला है नेविगेशन के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि रिमोट सेटिंग, ठीक, यहां सेटिंग लिखा है तो सेटिंग होता है। और रडार में और तथा ये वैज्ञानिक उद्देश्य से, ठीक है ना। ये वैज्ञानिक उद्देश्य मतलब ये जो हमारे पास रिमोट है, ये रिमोट कंट्रोल है, थोड़ा इधर उधर दिक्कत हुआ, लगा दिए कैमरे के सामने, तो भैया ये जो हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं किसके कारण है, तो भैया ये सबके सब रेडियो तरंगों के कारण ही है। तो इसका रिमोट सेटिंग में और रडार में ये वैज्ञानिक उद्देश्य से किया जाता है। रडार वगैरह में कब करेंगे भाई, ये क्या है, साइंटिफिक कोई रीजन होता है तभी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिए एक एक। इतना आसान सी भाषा में लिखा है और इतने आसान तरीके से लिखा है ना कि आप भाई इधर उधर अगर भटकते हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि इतना आसान बच्चों कहीं भी जाओ नहीं मिलेगा। बोलते ना कि जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, तो बिल्कुल याद करोगे। मोनू सर को याद करोगे भैया, कहीं पे भी चले जाओ, कहते हैं ना कि घूम फिर कर हमारे ही पास आओगे, क्योंकि आपको दिल लगी ही हमसे इतनी है और हमको आपसे इतनी दिल लगी है, जाओगे कहाँ, नहीं रह पाओगे, याद रखना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला है कि सूक्ष्म तरंगे क्या है या फिर माइक्रो तरंगे क्या है। पूछ लेगा कि सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, इनके 2 उपयोग लिखिए ऐसे। तो सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगे, तो तरंगों का यानी सूक्ष्म जो तरंगे होती हैं, इन तरंगों का जो उत्सर्जन होता है वो निर्वाण नलियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 गीगाहर्ट्ज, ध्यान देना 1 गीगाहर्ट्ज से हो, ठीक। तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक इनकी आवृत्ति होती है, ठीक। समझ में आ गया कि भाई ये उत्सर्जित नली के द्वारा उत्पन्न होती हैं। और उसके अलावा हमने क्या बताया कि इनकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उपयोग। उपयोग कहाँ होता है बच्चों, तो सबसे पहला भैया परमाणु तथा अणुओं की स्ट्रक्चर के स्टडी में, यानी जो हम परमाणु की संरचना समझते हैं, किसी अणु की स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो उसमें सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है।
ठीक। अगला है कि वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल ज्ञात करने में। ठीक, जो वाहन होते हैं भाई, वाहन की स्पीड मतलब जो टायर के पास लगे होते हैं सेंसर, ठीक, वहां से निकलती क्या है, तो ये सूक्ष्म तरंगे। क्योंकि अगर ऐसा ना होता भाई, हमको स्पीड कैसे पता चल जाती, नहीं पता चल पाती कि भाई हाँ मोटरसाइकिल कितनी स्पीड से जा रही, हमको वो क्या होता है डिस्प्ले पे दिखता रहता है। भाई कोई 4 व्हीलर है फिर भी हम जानते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो मतलब हम कुछ नॉलेज ले रहे हैं, हमको मालूम पड़ रहा है, तो वो बच्चों सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव जो होती है उनके कारण। ठीक है। और क्रिकेट की गेंद की चाल बोलते हैं ना कि होता नहीं कि भाई आप देखिए मैच देख रहे होते हैं कि कोई बॉलर कभी कभार एकदम स्लो डाल दे रहा है, बता देते हैं कि आज तक की सबसे स्लो गेंद डाल दिया इन्होंने क्रिकेट इतिहास का। फिर उसके बाद कोई खतरनाक तरीके से मतलब फेंक दिया है, जैसे उसमें मयंक यादव, अभी देखा ना कि आईपीएल में मयंक यादव एक होनहार सा एक नए एज का लड़का, उसने खतरनाक तरीके से 150 की स्पीड से गेंद मार दिया। ठीक है, तो उसका नाम हो गया कि इस बंदे ने इतना खतरनाक। तो गेंद की जो चाल है कैसे मालूम करते हैं, तो भैया ये जो सेंसर होता है किसके द्वारा, यानी वो निकलती क्या है सूक्ष्म तरंगे, वही उसके चाल का निर्धारण करती हैं, मतलब पता लगा लेती हैं। अगला है कि विमान संचालन तथा रडार प्रणाली में। ठीक, तो ऐसी जगहों पर क्या होता है बच्चों, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट करते चलिएगा भैया। ठीक हो गया बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अवरक्त तरंगे। ठीक, अवरक्त तरंगे क्या होती हैं, तो अवरक्त तरंगे ठीक तत्व वस्तु, कहाँ गया भैया, हाँ, तत्व वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कोई भी अणु होता है उसमें एक विकिरण के रूप में उत्पन्न होती हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आवृत्ति 10 हर्ट्ज से लेकर 4×10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी ही याद रखना, कहाँ से उत्पन्न होती है थोड़ा आप ये याद रख सकते हैं। बाकी अगर उपयोग में बात करें भैया, तो इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, अवरक्त तरंगे जो होती हैं चिकित्सा के यानी मेडिकल क्षेत्र में। दूसरा है पौधशालाओं को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तीसरा है मौसम की भविष्यवाणी में, है ना, जो मौसम का आज के मुख्य समाचार ये हैं कि आज मौसम का ये हाल है वो हाल है। ठीक है, तो कहाँ से हमको ये सब कुछ पता चल रहा है, तो अवरक्त तरंगों के माध्यम से, तो मौसम की भविष्यवाणी में। ठीक, अगला है कि धुंध में स्पष्ट देखने के लिए, जो कोहरा हो जाता है या धुंध यानी धुआं हो जाता है, ठीक, तो धुंध में देखने के लिए भी ये वेव निकलती हैं। पोलराइड जैसे होता है ना, लगाते हैं वो जो पीली पन्नी वाला होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ठंड के समय में बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, दिक्कत होती है गाड़ियों को देखने में, तो पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं भाई धुंध को स्पष्ट देखने में भी क्या होता है, अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए अभी भी। आगे चलते हैं भैया। अगला है दृश्य तरंगे। अब दृश्य तरंगे हैं तो भैया दृश्य का मतलब देखना है, इन तरंगों को तो अपन देख सकते हैं। याद रखना कि दृश्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें आंखों के द्वारा हमने बताया ना देखा जा सकता है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों, तो इनका भैया जो इनकी आवृत्ति है 4×10⁻14 से लेकर के बच्चों मतलब इतना हर्ट्ज से लेकर 8×10⁻14 हर्ट्ज तक होती है इनकी फ्रीक्वेंसी। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उपयोग। अब उपयोग इनका कहां पे होता है याद रखना। अब भाई दृश्य तरंगे हैं तो इनका उपयोग कहां, पहला पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में, ठीक, दूसरा खानों की खोज में, खानों बोले तो खाने वाली खाना मतलब वो भोजन की बात नहीं कर रहा है, खान जो होते हैं जिसमें मेटल्स वगैरह खोजे जाते हैं, जो सुरंग बनाई जाती हैं पृथ्वी के नीचे, वो खानों की बात हो रहा है जिसमें धातु वगैरह खोजते हैं। अगला है कि मनुष्य तथा जीव जंतुओं के द्वारा वस्तुओं को देखने में, तो भाई हम हूबहू देख रहे हैं ना आंखों में आंखें डाल करके, तो किसके कारण हो रहा है, दृश्य तरंगों के कारण। अगला है कि अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं की बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉन के प्रबंधन का पता लगाने में, तो इन सब में क्या होता है बच्चों, दृश्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, देखिए बोला ना कि ये टॉपिक बड़ा सिंपल सा है, कल भी बताया था कि ये टॉपिक बड़ा आसान है, केवल इसमें ये याद रखना है कि इनकी आवृत्ति कितनी होती है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा यानी 99% तो भैया यही पूछेगा कि उपयोग क्या है, 1% संभावना है कि फ्रीक्वेंसी पूछ ले, तो अब समझ सकते हैं कि हमको क्या याद करना है, उपयोग सब में याद रखना है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों।
आगे देखते हैं पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेस यानी सूर्य के द्वारा जो होती है पराबैंगनी तरंगे चलती हैं, वो उनकी बात कर रहा है। तो अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें क्या होती है? पराबैंगनी तरंगों का जो उत्सर्जन है एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तत्व वस्तुओं, तप्त होगा, यह तत्व नहीं तप्त, यहां पे क्या कहते हैं, तप्त होगा, अत्यधिक यानी जो रेड हॉट होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म, अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है, ठीक है ना। किसका? इनका उत्सर्जन। तो एक विशेष प्रकार के लैंप या अधिक तप्त वस्तुओं के द्वारा इनका उत्सर्जन होता है। सूर्य इनके उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत होता है, उदाहरण है। और इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें भैया तो 8 × 10 के घात 14 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों 3 × 10 के घात 16 हर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक। उपयोग की बात करें जो सबसे जरूरी है, पहला है कि नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, हो ना, जो बार कोड वगैरह होते हैं ना, जैसे होता है कि आज के समय में भाई सोशल मीडिया इतना ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है और कहीं ना कहीं हम सब इसके माया जाल में फंस रहे हैं। तो जो बार कोड फेक बनाते हैं इधर उधर करके, हाँ लोगो लगा देंगे कि हाँ ये एकदम कंपनी का, ठीक है ना, ब्रांडेड हुलुलुलु है। तो ये सब जो झोल होता है ना, तो इसमें होता क्या है, तो भाई इन सब का यानी दस्तावेजों का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं पराबैंगनी किरणों का। अगला है कि चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में, जो अलार्म होता है ना, देखा होगा बहुत सारी मूवी वगैरह में, ठीक, जैसे आपकी जो एक और थी उसमें धूम 2 धूम 3 कौन सी थी नहीं याद है, उसमें भी वो डायमंड होता है, ठीक। तो वही जब उठा लेता है वो हीरो तो तुरंत फटाक से वहां पे अलार्म चलने मतलब बजने लगता है। मूवी वगैरह में देखा होगा कि कोई अगर फॉल्ट आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, अपने आप तुरंत अलार्म बजने लगेगा सेंसर की वजह से, यानी सेंसर पर आधारित है ये पराबैंगनी किरणों का कमाल होता है। तो इसकी वजह से जो चोरों से सुरक्षा के लिए अलार्म लगाए जाते हैं घरों में, ठीक, तो वो कैसे काम करता है पराबैंगनी किरणों पे, ठीक है ना। तो इसका उपयोग ये है। अगला है अणुओं की संरचना ज्ञात करने में, ठीक। और नेक्स्ट है बच्चों जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है पराबैंगनी किरणों के उपयोग, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, अगला है एक्स किरणें, एक्स रेस या एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है एक्सरे नली से उत्पन्न होती हैं, एक्सरे मशीन से उत्पन्न होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी 1 × 10 के घात 16 हर्ट्ज से लेकर के बच्चों 3 × 10 के घात 19 हर्ट्ज होती है, ठीक। उपयोग इनका क्या होता है? पहला है चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक्सरे होता है, भाई एक्सरे वगैरह बॉडी का एक्सरे निकालते हैं, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? तो भैया मेडिकल के क्षेत्र में बोले तो हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे आप, जो बॉडी का एक्सरे लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सरे जो पूरा का पूरा यानी जो फोटो कॉपी तैयार करता है, कौन तैयार करता है? एक्स किरणें तैयार करती हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा है आपका अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना, यानी बायोटेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में, ठीक। देखा होगा डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, तो धातु कोई भी होता है और विस्फोटक पदार्थ होता है, उसका पता लगाने में ये एक्सरे प्रयोग होती हैं। देखा होगा कि जैसे मूवी वगैरह में है ना, प्लेटफॉर्म पे कहीं वगैरह एक ऐसे, इसीलिए बोला जाता है कि अनजान वस्तुओं को ना छुएं या अनजान व्यक्ति से कोई चीज सामान ना लें, तो उसमें बम भी हो सकता है या कोई मतलब अन्य विस्फोटक पदार्थ हो सकता है, तो इसीलिए कहा जाता है। तो उसको जब भाई आते हैं सेना के जवान डिक्टेटर लेकर के, उसको कैसे पता करते हैं? भाई चारों तरफ लगाकर पता कर लेंगे, अगर हाँ ठीक है तो है, नहीं तो भाई संदिग्ध रहता है, तो वही ये काम करते हैं। या पृथ्वी के अंदर कोई मेटल है कि नहीं है, तो जो डिटेक्टर होता है उसको क्या, उसी से भाई पता कर लेते हैं कहां पर कोई मेटल है कहां पे नहीं है। तो इन सब में जो ये मशीन काम करती है डिटेक्टर, किसके कारण होता है भैया? तो एक्स रेज यानी एक्स किरणों के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए भैया अब देखते हैं गामा किरणें। गामा किरणें, अब गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणें जो हैं वो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें होती हैं।
परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें होती हैं, इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। ये आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते चले आए हैं, ठीक। अल्फा बीटा गामा रेस 9th में भी है। तो अल्फा और बीटा से ज्यादा गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है। ये मोटी से मोटी धातु की लेयर को भी भेद सकता है, ठीक। कौन? गामा किरणें। बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो उपयोग है। बट इससे पहले इनकी आवृत्ति जान लीजिए। 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 5 × 10⁻25 हर्ट्ज तक होती हैं। उपयोग में बात करें भैया नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में, यानी जो नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है, तो उनमें इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बच्चों की कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। इन किरणों के मदद से भैया इसका इलाज होता है। अगला है कि परमाणु की स्ट्रक्चर, ज्यादातर जो किरणें होती हैं वो परमाणु की संरचना पता लगाने के लिए ही होती हैं, ठीक। तो ये भी होता है परमाणु की संरचना ज्ञात करने में। और अगला जो है जीवाणुओं को नष्ट करने में भी गामा किरणों का प्रयोग होता है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। छोटा सा एक टॉपिक था लेकिन मजेदार टॉपिक है। बोला ना, इसमें सबसे ज्यादा बस उपयोग क्या होता है हर एक किरणों में, यही याद रखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा।